हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स के थ्योरी के बारे में रिवीजन करना है हमें सबसे पहले, और उसके बाद रिवीजन मॉड्यूल भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरी पोर्शन से। तो सबसे पहले तो लिमिट्स होती क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा चैप्टर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। रिवीजन के टाइम पे लिमिट्स का एक पोर्शन है और बाकी पोर्शन है आपका कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी का। ठीक है, तो लिमिट्स में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिमिट्स सीखने तक केवल रखेंगे, और लिमिट्स कैसे निकालें, किन सिचुएशंस में कोफिशिएंट्स क्या रखते हुए हम लिमिट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किन सिचुएशन में लिमिट्स अनडिफाइंड हो जाएगी कोफिशिएंट्स क्या रखने से। ठीक है, इन चीज़ों को हमें यहाँ पे केवल डिस्कस करना है। ठीक है, तो दैट पार्ट दैट यू रीड इन योर रेगुलर क्लासरूम लाइक LCD, that is actually basically divided into two parts. So we will start with limits. सबसे पहले लिमिट्स होती क्या है। लिमिट सबसे पहले क्या था कि इसका फंक्शनल वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मतलब जब हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की बात करते हैं तो इसका एफ ऑफ ए से कोई रिलेशन नहीं है। सबसे पहली चीज तो यही रहती है कि एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, वो मतलब एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि लिमिट का फंक्शनल वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो लिमिट क्या स्टेट करता है कि जब हम x इक्वल टू ए के नेबरहुड में देखते हैं, x इक्वल टू ए के नेबरहुड में देखते हैं, तो आपको जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके का, कुछ भी इस तरीके का है ना, मान लीजिए, तो अपन क्या बोलेंगे कि जब हम RHL का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो टर्म्स डिफाइन करते हैं लिमिट को डिसाइड करने के लिए, RHL और LHL। तो हम कहते हैं कि RHL का मतलब है कि जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड साइड से A को अप्रोच करें, हमें A से राइट नहीं जाना होता। ठीक है, अपन राइट हैंड साइड से A की तरफ आते हैं। ठीक है, तो जब हम राइट हैंड साइड से A की तरफ आ रहे हैं तो ये वैल्यूज भी आपकी आ रही हैं इस पॉइंट की ओर। मतलब ये अगर मान लीजिए कि आपका इसका y कोऑर्डिनेट सपोज b1 है और इसका y कोऑर्डिनेट सपोज b2 है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जब हम राइट हैंड साइड से x इक्वल टू a की ओर अप्रोच कर रहे हैं तो उस समय आपके y की वैल्यू जो है b1 को अप्रोच कर रही है। जितना हम क्लोज आ रहे हैं a के, उतना ही वैल्यू भी क्लोज आ रही है b1 के। तो इस तरीके से हम RHL डिसाइड करेंगे, और RHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, यही होता है। ठीक है, ये मान लिया हमने कि कर्व जो है fx का है। ठीक है, पूरा ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है ना, x की जगह a प्लस h रख दिया, या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस के फॉर्म में f ऑफ a माइनस h। तो देख लो, चूंकि h भी निगेटिव ले लिया, माइनस h भी यहाँ है, तो दोनों मिलकर के कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो f के आर्गुमेंट में जो वैल्यू हुई वो कैसी हो गई, a से बड़ी हो गई। तो ये तीनों ही चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, आपके RHL को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके b1 के बराबर। दिस थिंग इज कन्वर्टेड इनटू b1। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं LHL की। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड से हम x इक्वल टू a वाली सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच कर रहे हो तो इसका मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x। और इसको लिखते कैसे हैं, लिमिट अगर h टेंडिंग टू 0 प्लस आप लेते हो तो f ऑफ a माइनस h, x की जगह पे a माइनस h रख दिया, जहां h आपका पॉजिटिव है, मतलब आर्गुमेंट में जो वैल्यू है वो कैसी है, a से कुछ छोटी है। ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी लिख लिया, a प्लस h, जहां h आपका नेगेटिव है, तो फिर से आपके पास f के आर्गुमेंट में वैल्यू छोटी है। तो दिस वाज योर b1 एंड दिस इज योर b2। ठीक है, कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से x इक्वल टू a को अप्रोच कर रहे हैं, वैसे वैसे y की वैल्यू जो है आपकी b2 के क्लोज आ रही है। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई, b2 हो गई। ठीक है, अच्छा, लिमिट का मतलब ये नहीं होता कि हम ऐसा सोचे कि लिमिट जो है b1 से कुछ ज्यादा होगी। यहां सोचे हम कि लिमिट b2 से कुछ ज्यादा होगी, लिमिट b2 होती है।
ठीक है, वो b1 या b2 से ज्यादा या कम नहीं होती। लिमिट मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टनेस आ गई। ठीक है, जैसे ही हमने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, कोई एक फिक्स वैल्यू होगी, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ये एक फिक्स वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि लिमिट, जैसे बहुत सारी चीजें पता है तो कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि sin x बाई एक्स 1 से कुछ छोटा होता है, tan x बाई एक्स 1 से कुछ बड़ा होता है, अराउंड x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो sin x बाई एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू 1 से छोटी होती है, tan x बाई एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होती है, लेकिन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स वो 1 होता है, ना तो 1 से छोटा ना तो 1 से बड़ा, क्योंकि जैसे ही आपने लिमिट यूज किया वैसे ही आपकी ये जो एक्सप्रेशन है वो कोई एक फिक्स वैल्यू ले लेगी। फिर उस वैल्यू में इनडिटर्मिनेंसी की पॉसिबिलिटी नहीं है कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सब अगर हमने RHL और LHL निकाला और RHL और LHL इन केस बराबर आ गए, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, B1 और B2 अलग अलग है। ठीक है, तो RHL LHL अगर बराबर आ गए तो अपन बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर RHL और LHL बराबर नहीं आए तो अपन बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यही होता है, RHL और LHL अगर आपस में बराबर आ गए दैट मीन्स कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर वो आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इफ RHL इज इक्वल टू LHL, ठीक है, देन मतलब अच्छा दोनों कैसी हो, फाइनाइट वैल्यू, RHL LHL ये दोनों फाइनाइट हो, ऐसा भी नहीं कि लिमिट आ रही है आप लिख दो इन्फिनिटी, तो लिमिट इन्फिनिटी का मतलब यही है कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, किसी चीज की लिमिट अगर इन्फिनिटी आ रही है तो उसका मतलब है दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि आप लिमिट की अगर डेफिनेशन देखोगे, कुछ बुक्स से अगर पढ़े होंगे आप तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन जो लिमिट की एक्चुअल डेफिनेशन है, लिमिट का क्या मतलब होता है, एक फाइनाइट वैल्यू होती है। तो लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू है तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट को लिमिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। कम से कम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जेई जिस रेफरेंस फ्रेम में बात करता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पॉजिटिव इन्फिनिटी या निगेटिव इन्फिनिटी ये सब लिमिट नहीं है, इनको हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर RHL LHL दोनों कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहे हैं, दोनों आपस में सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स की लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ठीक है, वो फाइनाइट वैल्यू ही होगी। ठीक है, अगर ऐसा हो गया कि RHL और RHL भी फाइनाइट था, LHL भी फाइनाइट था, लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं थे, ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। और अगर आपसे कहा जा रहा है कि RHL या फिर LHL, ठीक है, खुद ही डज नॉट एग्जिस्ट हो, मतलब ये प्लस माइनस इन्फिनिटी वगैरह बनाने लग जाए, तो RHL और LHL, ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी बनाने लग जाए तो फिर लिमिट फिर से कही जाएगी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे LHL अगर मान लीजिए प्लस इन्फिनिटी आ गया तो अपन क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। LHL डज नॉट एग्जिस्ट, तो LHL ही नहीं एग्जिस्ट करता तो इसका मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। वहीं पे कभी ऐसा भी हो सकता है कि LHL आपका प्लस इन्फिनिटी आया, RHL आपका फाइनाइट आ गया, तब भी आप क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई लिमिट से रिलेटेड। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि फंक्शनल वैल्यू के रेफरेंस में एक आप क्लू ले सकते हो, एक बार आइडिया ले सकते हो कि आपकी लिमिट कहाँ पे जा रही होगी। जैसे हम बात करें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x² की, मान लीजिए, ठीक है, ये आपको मान लीजिए निकालना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x²। तो अगर हम देखें तो हमें पता है ना कि अगर हम 3 के राइट साइड से अप्रोच कैसी रहती है कि हम x इक्वल टू 3 के राउंड ग्राफ देखेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि आपका ग्राफ है ना, x इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू क्या होती, 9 होती, लेकिन आपको फंक्शनल वैल्यू पे नहीं जाना था। ठीक है, आपको कैसे जाना है, 3 के नेबरहुड में चेक करना है कि अगर हम राइट साइड से 3 को अप्रोच करेंगे, अगर x एक्सिस के अलावा हम राइट साइड से 3 की ओर गए तो y की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ऐसे चेंज होगी, और चेंज होते होते कहां पे अप्रोच करने लगेगी, वो 9 के आसपास हो जाएगी। तो लिमिट को आप क्या बोलेंगे, फिर से आसपास नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम 3 के क्लोज आ रहे हैं, y की वैल्यू 9 के क्लोज आ रही है, लिमिट हमारी 9 के क्लोज नहीं है, लिमिट हमारी 9 है। ठीक है, तो RHL आपका कितना हो गया, 9 हो गया।
फिर लेफ्ट हैंड साइड से हमने अप्रोच किया, मतलब इधर इस तरीके से हम 3 की ओर गए, तो इसका मतलब y के अलॉन्ग हम ऐसे गए, ठीक है। तो फिर से वैल्यू आपकी 9 से कुछ कम है ना, 9 के करीब, जैसे जैसे हम 3 के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे 9 के करीब तो जा रही है, ठीक है। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि LHL हमारा 9 से कुछ छोटा है, अपन ये बोलेंगे कि LHL हमारा 9 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शनल, मतलब अब इन सिचुएशंस में ऐसा भी है कि जो हमारी फंक्शनल वैल्यू है उस पॉइंट पे और जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है वो दोनों बराबर भी आते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे लिए सिंपल सी चीज़ हो गई। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसके बारे में आप डायरेक्टली कंक्लूड ना कर पाओ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x, जैसे यहाँ पे आपको क्लू मिल गया ना फंक्शनल वैल्यू से, यहाँ पे आप फंक्शनल वैल्यू में, मतलब अगर फंक्शन आप ये कंसीडर करते हो तो f(2) तो निकाल ही नहीं सकते, f(2) तो अनडिफाइंड है। तो फिर क्या करते हैं हम, इसमें इनडिटर्मिनेंट हो गया ये, क्योंकि ऊपर भी 0 था नीचे भी 0, एग्जैक्ट 0 तो नहीं है। सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए, एग्जैक्ट 0 जैसे ही आएगा वैसे ही हमें कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम x की वैल्यू 10 to 2 करा रहे हैं ना, तो x टेंड्स टू 2 का मतलब है कि हम इस वैल्यू को 0 नहीं कर रहे हैं, या तो जब RHL निकाल रहे होंगे तो ये पॉजिटिव होगा, जब LHL निकाल रहे होंगे तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। 0 अगर एग्जैक्ट डिनोमिनेटर में आ गया तो उसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसे ही हो जाना है, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x² - 4/x - 2 अगर निकालना है तो अब आपको पता है कि इसमें आप क्या करते हो कि ये चूंकि ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 बन रहा है, तो आप वो 0 किस वजह से आ रहा है उसको हटाने की कोशिश करते हो। तो दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ द फैक्टर x - 2 विच इज प्रेजेंट फॉर न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो यहां से देखा जाए तो आपके पास इन दोनों का रेशियो कितना निकल करके आ गया, x+2 निकल करके आ गया। आपकी लिमिट कैसी थी, लिमिट आपकी थी x टेंड्स टू 2, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और यहां पे आपके पास आ गया x+2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके के हम डिफरेंट फंक्शंस जिनमें, डिफरेंट एक्सप्रेशंस जिनमें आपके लिए फंक्शनल वैल्यू डायरेक्टली काम की ना हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो काम की थी। अब जहां पे फंक्शनल वैल्यू डायरेक्टली आपके काम की नहीं है, उन केसेस को हम अलग से स्टडी करते हैं, जो कि हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो कितने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होते हैं हमारे पास, टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स अपने एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म होते हैं वो, तो पहले उसकी एक लिस्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या है, फर्स्ट है आपका 0/0, तो एग्जैक्ट 0 नहीं होता है ये, 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। अगर कहीं भी एग्जैक्ट 0 आ गया, सपोज ऊपर एग्जैक्ट 0 आ गया और नीचे वैल्यू 0 को टेंडिंग है, ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं सोचो इसी का RHL निकाल रहा हूं, ठीक है, 0 टेंडिंग का मतलब है कि वो बदल रहा है, डिनोमिनेटर फ्लक्चुएट कर रहा है और फ्लक्चुएट करते करते 0 की ओर जा रहा है, न्यूमरेटर फ्लक्चुएट कर रहा है और वो धीरे धीरे 0 की ओर जा रहा है। अगर इसी में सोचो मैं RHL की बात करूं केवल इस वाले एक्सप्रेशन में और इंटीजर पार्ट ऑफ x - 2 लगा दूं, ठीक है, तो फिर वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, फिर तो वो 0 है ही, तब ये सब बातें नहीं होंगी, है ना। इनडिटर्मिनेंसी तभी आती है जब आपके पास फ्लक्चुएटिंग वैल्यू हो, कुछ मतलब वैल्यू जो है आपके पास चेंज हो रही हो, ठीक है, तभी जाकर के आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप इंटीजर पार्ट ऑफ x - 2 अगर कोई कहते और RHL पे बात करे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर वाली चीज 0 के अराउंड फ्लक्चुएट कर रही थी, मतलब ऊपर वाली चीज 0 के आसपास की कुछ है, लेकिन डिनोमिनेटर आपका एग्जैक्ट 0 है। तो जब एग्जैक्ट 0 आ गया तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट या इनफिनिट या फिर अनडिफाइंड, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जितनी भी हम देखते हैं 0/0, इनफिनिटी, 1⁻∞, मतलब ठीक है, ये सारे फॉर्म्स में ये टेंडिंग वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहां पे आप देख रहे हो तो ये चेंज हो रहा है, चेंज होते होते 0 की ओर आ रहा है। अगर फिक्स होकर के हमेशा 0 रहे तब फिर ये बात इनडिटर्मिनेट नहीं रह जाएगी, तब फिर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये मैंने इनडिटर्मिनेट लिख दिया है, इट इज इनडिटर्मिनेट, सॉरी, ठीक है।
ओके, तो 0/0 फॉर्म सबसे पहला फॉर्म हो जाता है। सेकंड आपके पास आता है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी कुछ एग्जैक्ट तो कभी हो भी नहीं सकता वैसे भी, लेकिन जस्ट फॉर से कि हम हमेशा ये ट्रेंडिंग की बात याद रखें, इसी के लिए मैंने इन्फिनिटी को के साथ में फ्लक्चुएटिंग दिखा दिया। कोई भी चीज एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं हो सकती, ठीक है, कोई भी चीज एग्जैक्ट 0 हो सकती है, बट कोई चीज एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो नहीं हो सकती ना। तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म भी आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसपे आप डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। वैसे ही 0/0 फॉर्म भी जो है वो भी डायरेक्टली आप कमेंट नहीं कर सकते। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फंक्शंस का नेचर क्या है, दोनों में जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है उनका नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। थर्ड, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के अलावा इसी चीज को एक तरीके से अलग एंगल से लिख दिया 0 into इन्फिनिटी, ठीक है, तो बात तो वही है लगभग 0 into इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ट्रेंडिंग वाली चीज का ध्यान रखें, और बाकी दोनों एक्सप्रेशंस किस तरीके के हैं उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि लिमिट का वैल्यू कितना आएगा, फंक्शंस का नेचर कैसा है, कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि फंक्शन की मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट का लिमिट कितना आ रहा होगा। फोर्थ पॉइंट आपके पास आता है कि ये 0, ये सारे फॉर्म्स हो गए। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है जैसे कि 1 raised to power इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक है, 1 raised to power इन्फिनिटी, ठीक है। तो बेस जो है आपका 1 को टेंड करना चाहिए, फिर से ध्यान रहे, बेस आपका 1 को टेंड करना चाहिए, बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 अगर हो गया, ठीक है, 1 के अराउंड फ्लक्चुएट करते हुए 1 की तरफ आए, तब ये 1 को टेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं हम करेंगे कि x टेंडिंग टू, मान लीजिए दिया गया आपको सपोज कुछ इस तरीके का, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ x और रेज टू पावर कुछ है, मान लीजिए कि 1/x, तब हमें ज्यादा मेहनत, सॉरी 1/x भी नहीं, 1/x माइनस 1। तो चलिए पावर तो आपकी क्या है, इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, लेकिन बेस आपका एग्जैक्ट 1 है, तब ये इंडिटर्मिनेट नहीं रह जाएगा, तब ये डायरेक्टली अपनी वैल्यू ले लेगा कि भाई 1 एग्जैक्ट है अगर, और उसकी पावर में आप दुनिया में कुछ भी रख दो, ठीक है, कितनी भी बड़ी वैल्यू लगा लो, आपका रिजल्ट कितना आएगा, 1 की पावर एनीथिंग विल बी 1 itself, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, है ना। अच्छा, इसी में अगर मैं इंटीजर पार्ट ऑफ x-1 लगा दूं, इसको मैं लिख दूं x-1 की जगह पे इंटीजर पार्ट ऑफ x-1, तो इंटीजर पार्ट ऑफ x-1 जैसे ही आपने लगाया तो चीज कैसी हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज देन द डिनोमिनेटर विल बी एग्जैक्ट 0, इट इज नॉट फ्लक्चुएटिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि चेंज हो रहा है और 0 के क्लोज है, कुछ नहीं। तो 0 तो एग्जैक्ट डिनोमिनेटर में वैसे भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, ठीक है। उस केस में अगर इंटीजर पार्ट ऑफ x-1 लगा रहा तो, अदरवाइज अभी की सिचुएशन जो है इसमें तो 1 आपका ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट 0 तो डिनोमिनेटर में नहीं है। बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि RHL आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप x को 1 नहीं रख रहे हो, x को हमेशा 1 से कुछ बड़ा ही रख रहे हो, तो एग्जैक्ट 0 यहाँ पे डिनोमिनेटर में कभी बना नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इंटीजर पार्ट ऑफ x-1 कर देंगे तब ऑब्वियसली एग्जैक्ट 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो कि पूरे एक्सप्रेशन को अनडिफाइंड कर देगा, ठीक है। फोर्थ आपका ये फॉर्म था। अच्छा हाँ, एक और फॉर्म रहता है अपना इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक। और इसके अलावा 2 और फॉर्म्स यहीं पे लिख लेते हैं अपन। 6th होता है अपना 0 रेज टू पावर 0, ऑब्वियसली 0 टेंडिंग रेज टू पावर 0 टेंडिंग। अगर बेस आपका एग्जैक्ट 0 हो जाए, ठीक है, और पावर आपकी 0 ना हो, तो फिर रिजल्ट हम क्या बोलेंगे, मतलब ये एग्जैक्ट 0 हो जाए और ऊपर जो है 0 टेंडिंग हो, ठीक है, तो रिजल्ट हो जाएगा 0, ठीक है। अगर ये 0 टेंडिंग है और पावर में आपकी एग्जैक्ट 0 आ जाए तो एनीथिंग रेज टू पावर एग्जैक्ट 0 विल बी 1, ठीक है। लेकिन अगर दोनों 0 हो जाए तब इट इज अनडिफाइंड। बात समझ में आ रही है। अगर ये भी भाई इसको ऐसा समझ लो, एक लिमिट x टेंडिंग टू, मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, इंटीजर पार्ट ऑफ x रेज टू पावर इंटीजर पार्ट ऑफ x, इट इज अनडिफाइंड बिकॉज इट इज एग्जैक्ट 0 रेज टू पावर एग्जैक्ट 0 विच इज
नॉट डिफाइंड। अगर ऐसा रहे कि आप मान लीजिए ऐसा कुछ कर दे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एक्स रेज टू पावर इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, तो अब सिचुएशन क्या है कि भाई पावर आपका एग्जैक्ट 0 है, ठीक है, लेकिन बेस आपका 0 नहीं है, 0 के आसपास का है। तो जब किसी भी नॉन जीरो बेस की पावर में आप 0 डालोगे तो आंसर कितना बनेगा, 1 बनेगा, है ना। और अगर आप इसका उल्टा ले लें, मान लीजिए इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स ले लें, तो अब आपका पावर 0 के आसपास का कुछ है लेकिन बेस आपका एग्जैक्ट 0 है। तो एग्जैक्ट 0 की पावर में आपने कुछ भी पॉजिटिव रख दिया, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्ट 0 की पावर में आपने कुछ भी पॉजिटिव रख दिया तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, 0 के बराबर आएगी। वो इनडिटर्मिनेंसी नहीं है ना। x की पावर x यही हो जाए तो वहां इनडिटर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि आपके पास जो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको ध्यान और थोड़ा सा डोमेन का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप जैसे फंक्शंस में आपने डोमेन के बारे में पढ़ रखा होगा, तो वहां पे आपका fx की पावर gx, भाई अगर ये x का फंक्शन है तो ऊपर bx का फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो fx की पावर gx जो फंक्शन होता है उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी डोमेन के लिए हम क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं कि आपका बेस हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बेस आपका निगेटिव नहीं हो सकता। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि पुराने जेई के क्वेश्चंस हैं भी, जिसमें हमने क्या किया कि बेस आपका कुछ था, 0 को मान लीजिए टेंड करवाया और उसके अकॉर्डिंग आपके पास कुछ रिजल्ट आ गया लिमिट का, ठीक है, कोफिशिएंट्स आपको डिसाइड करने थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो बेस है वो निगेटिव होने की पॉसिबिलिटी ना आए, ठीक है, बेस आपका कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो अदरवाइज वो डोमेन में प्रॉब्लम दे देगा, बिकॉज fx रेज टू पावर gx इज डिफाइंड ओनली व्हेन fx इज पॉजिटिव एंड gx इज डिफाइंड, ठीक है। तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका बेस कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। जीरो रेज टू पावर 0 और इंफिनिटी रेज टू पावर 0, ठीक है। तो इंफिनिटी अगेन हमेशा ही ट्रेंडिंग होगा, कभी कोई चीज एग्जैक्ट इंफिनिटी नहीं बना सकती, ठीक है। तो इंफिनिटी रेज टू पावर, अब कितना भी इंफिनिटी हो, अगर पावर में एग्जैक्ट 0 आ गया ना तब तो आंसर 1 हो जाएगा, फिर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं अगर पावर में आपके एग्जैक्ट 0 आ गया, क्योंकि आप बेस कितना भी बढ़ा लो, अगर पावर को आप एग्जैक्ट 0 कर देते हो तो आंसर कितना होगा, 1 ही होगा। तो इसका मतलब देखें तो ये हमारे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो कि अपन अलग अलग तरीके से इनकी इनडिटर्मिनेट जो मतलब इनडिटर्मिनेंसी है उसको रिमूव करने का ट्राई करते हैं हम डिफरेंट अलजेब्रिकल वगैरह मेथड्स यूज करके, ठीक है। अच्छा, ये लिमिट्स के बारे में हमने बात किया कि कब कब ये डज नॉट एग्जिस्ट होती है। एक और केस है लिमिट्स का जो कि डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, जैसे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स वाला केस, ये भी आपका कैसा है, डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट है, बिकॉज दिस इज हैविंग सम ऑसिलेटिंग वैल्यू। ऑसिलेटिंग वैल्यू का मतलब ऑसिलेटिंग या फिर कहिए फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, क्योंकि ये रिजल्ट क्या है, इसके बारे में क्या ही बोलेंगे, जितना आगे जाएंगे कुछ भी वैल्यू ले सकता है, +1 -1 +1 -1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू आती रह सकती है। तो इन सब रीजंस के जो कि एक्चुअली मतलब एक तरीके से लिमिट एग्जिस्ट ना करने के जो रीजन थे उनमें एक और रीजन है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रीजन था, ये आपका सेकंड रीजन था और ये आपका थर्ड रीजन है, जो कि ये कहता है कि अगर आपका फंक्शन कुछ ऐसा है जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है लगातार, तो अगर फ्लक्चुएट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ टेंड नहीं कर रही, तो फिर हम बोल देते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने देख लिया है कि लिमिट आप किस तरीके से निकालते थे, निकालते नहीं थे वो तो अभी नहीं पता, लिमिट किसको कहते हैं, लिमिट किन सिचुएशन में डज नॉट एग्जिस्ट बोली जाएगी, और उसके अलावा हमने बात करी कि दिक्कत कहाँ पे आती है जिनको हमें मेनली स्टडी करना होता है अपने सिलेबस के दौरान, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंसी कब होगी, एग्जैक्टनेस कहीं भी नहीं आनी चाहिए, हर बार जो भी वैल्यूज हैं, 0 चाहे इंफिनिटी चाहे 1 चाहे जो भी है, वो हमेशा क्या है, टेंडिंग है। अगर आप एग्जैक्ट बंद कर देते हो तो फिर वो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रह जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमें एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि लिमिट की वैल्यू आपकी कुछ ऐसी भी आ सकती है जो एक्चुअली फंक्शन अटेन ही नहीं कर सकता हो। देखो जैसे आपके पास मान लीजिए कहा जाए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
tan इनवर्स, ठीक है, 1/x², ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी π/2 आएगी, ठीक है। लेकिन tan इनवर्स खुद π/2 अटेन नहीं कर सकता। लेकिन हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे tan इनवर्स में हम x को 0 को क्लोज ले जाएंगे, वैसे वैसे tan इनवर्स का जो ये आर्गुमेंट है 1/x², ये काफ़ी बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू जो है वो π/2 के क्लोज जाएगी। tan इनवर्स विल नेवर अटेन π/2, बट इट्स लिमिट विल बी π/2। लाइक x² - 4/x - 2, इट विल नेवर अटेन 4, बट फॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 दैट वैल्यू विल बी 4, ठीक है। तो फंक्शन हमेशा कोई ऐसी वैल्यू अटेन कर सकता है, मतलब उसकी लिमिट कुछ ऐसा हो सकती है जो कि फंक्शन एक्चुअली अटेन ना कर सकता हो, ठीक है। तो उससे अपने को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि tan इनवर्स का आउटकम π/2 कैसे आ गया। इट विल बी π/2 बिकॉज इट्स वैल्यूज आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स π/2, ओके, इट विल नेवर अटेन π/2, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या रहता है आपके पास, अपन बात करते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के बारे में। जैसे अगर मान लीजिए आप फर्स्ट केस देखें, हमारे पास लिखा गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx, ठीक है, बीच में प्लस लिखो माइनस लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है, ठीक है। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, ठीक है, प्लस माइनस gx, मतलब बल्कि उल्टा कहिए कि ये पहले लिखा हुआ है और उसको हम ऐसे स्प्लिट कर दें, उल्टा कह लो आप, मतलब ऐसा समझ लो कि इधर से इधर पढ़ रहे हैं हम थोड़ा सा, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx प्लस माइनस gx कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। कब ऐसे लिखा जा सकता है? तो सबसे पहली चीज यही होती है कि fx प्लस gx को आप लिमिट को स्प्लिट कब कर पाओगे, लिमिट को ऐसे स्प्लिट करके लिखना कब पॉसिबल है। तो जैसे क्वेश्चन में जब हम करते हैं तो लिमिट को हमें स्प्लिट करना पड़ता है, इस तरीके से एडिशन को हमें स्प्लिट करना पड़ सकता है, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि कब हम लिमिट को स्प्लिट कर पाएंगे, कब नहीं कर पाएंगे। और लिमिट को स्प्लिट करने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि कभी भी, अभी आगे भी हम बाकी भी देखेंगे, प्रोडक्ट वगैरह की भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल रिक्वायरमेंट यही है कि जो आपका इधर एक्सप्रेशन बनाने वाले हो वो इनडिटर्मिनेट टाइप का ना हो। अगर ये श्योर हो जाए, अगर आप ये श्योर कर लो कि इधर जो चीज बन रही है वो इनडिटर्मिनेट टाइप की नहीं बन रही है, तो फिर आप पक्का इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। आपने ये वैसे पढ़ा होगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx प्लस gx कैन बी रिटन एज दिस इफ बोथ द लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो वो तो लिमिट एग्जिस्ट करने की सिचुएशन है। लिमिट एग्जिस्ट तो ऑब्वियसली तभी ऐसे लिखोगे जब लिमिट ये gx एग्जिस्ट करता हो, लिमिट fx एग्जिस्ट करता हो, तभी आप लिखोगे ना। इनफाइनाइट को थोड़ी ना आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू a लिख दोगे। लेकिन क्वेश्चन करते टाइम पे स्प्लिट करते हुए हमें ये आइडिया नहीं होता है कि क्या हम जो जिस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं क्या वो पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो वो मतलब क्योंकि हमें पता ही नहीं कि भाई जो लिमिट को हम सॉल्व कर रहे हैं वो फाइनाइट आएगी या डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, या फिर जो मैं सेपरेशन चाहता हूं उसमें कुछ डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, नहीं पता। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम हमेशा यही चीज का ध्यान रखें कि इससे इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट ना हो, इस स्प्लिटिंग से। तो इस स्प्लिटिंग से इनडिटर्मिनेंसी ना क्रिएट हो, इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट है कि भाई प्लस माइनस फॉर्म में आपने 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़े, इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में से कौन कौन से ऐसे फॉर्म हैं जो कि बीच में प्लस माइनस साइन पोजेस करते हैं और एक्सप्रेशन मतलब उससे इनडिटर्मिनेट आता है। तो सिर्फ एक ऐसा ही फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ वही है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला, ठीक है। और कोई तो ऐसा फॉर्म नहीं है जिसमें बीच में प्लस माइनस साइन लगता हो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx प्लस माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx आप लिख सकते हो अगर आपको पता चल जाए कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं बनेगा। अब कैसे पता चलेगा आपको? अगर आपको ये पता चल जाए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx मेरा फाइनाइट है या लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx मेरा फाइनाइट है, तो ये पता चल गया कि भाई कम से कम एक जगह पे इनफाइनाइट नहीं आएगा। और जब आपको ये पता चल गया कि भाई ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आ रही है, ठीक है, फिर दूसरा कुछ भी हो आप स्प्लिट करके लिख सकते हो कि बिकॉज एट दैट टाइम इट इज नॉट इनडिटर्मिनेट, ठीक है।
कैसे भी करके अगर आपको ये मालूम चल जाता है कि आप जो स्प्लिटिंग करने वाले हैं उस स्प्लिटिंग में कुछ चीज ऐसी है जो कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं बना रही है, तो कैसे पता चलेगा? तो वो ऐसे पता चलेगा कि आप जिन दो टर्म्स में स्प्लिट करना चाहते हो आप देख लो कि क्या इनमें कोई भी ऐसा है जो कि फाइनाइट है। ठीक है, जैसे ही आपने ये देख लिया कि हाँ fx चाहे gx कोई भी एक फाइनाइट है, वैसे ही आप इसकी स्प्लिटिंग जो है आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें फर्दर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो भी रिजल्ट आएगा, अगर मान लीजिए ये फाइनाइट था, आपको पहले पता चल गया, आपने स्प्लिट करके लिख दिया, ये आपके पास मान लीजिए इनफाइनाइट आ गया, तो इनफाइनाइट आ गया तो आप बोल दोगे भाई इनफाइनाइट प्लस 5 इनफाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट माइनस 5 इनफाइनाइट रहेगा, ये बात कर दोगे आप। अगर ये आपका पता चला 5 है और ये पता चला कि ये भी फाइनाइट आ गया, तो दोनों का सम मिलके फाइनाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्या है कि आप स्प्लिटिंग इस तरीके की कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस स्प्लिटिंग से कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना क्रिएट हो, ये पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट ना हो, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या थी कि प्लस माइनस साइन को पोजेस करने वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है। तो बस अगर आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से कोई भी एक ऐसा है जो कि इनफाइनाइट नहीं आएगा, तो फिर आप कह सकते हो कि आपका स्प्लिटिंग पॉसिबल है। ऐसे करके स्प्लिट करके हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे इंश्योर करना कि आपको पता चल जाए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx या फिर gx दोनों में से कोई भी एक फाइनाइट है। ठीक है, तो दिस थिंग इज पॉसिबल इफ limit extending to a fx or limit extending to a gx is some finite quantity। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं अपन इस पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx into gx। तो यहां पे आपका आप कुछ ऐसा लिखना चाहोगे, तो अब लिमिट इस प्रोडक्ट पे स्प्लिट कैसे किया जा सकता है, कब किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एडिशन पे कब किया जा सकता है उसकी बात हमने कर ली, प्रोडक्ट पे कब किया जा सकता है इसकी बात करते हैं। तो अब देखिए प्रोडक्ट पे इसकी स्प्लिटिंग कब पॉसिबल होगी, कब कब किया जा सकता है। तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि फिर से लॉजिक वही रहेगा कि हम ये इंश्योर हो जाएं कि हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करने वाला कौन सा होता है, प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करने वाला चाहे डिवीजन को इन्वॉल्व करने वाला कौन सा होता है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म या 0/0 फॉर्म, यही होता है ना। तो अगर आप कह लो कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आएगा तो फिर स्प्लिटिंग पॉसिबल है। जैसे पिछली बार हमने कहा कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आएगा तो स्प्लिटिंग पॉसिबल है, वैसे ही यहाँ पे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आएगा तो स्प्लिटिंग पॉसिबल है। दैट मीन्स कि अगर आपको ये पता चल जाए कि fx या फिर gx में से कोई एक ऐसी वैल्यू है विच इज नाइदर 0 विच इज नाइदर इनफाइनाइट, तो दैट मीन्स कि आपके पास जो कुछ भी बन रहा होगा वो इनडिटर्मिनेट तो नहीं बन रहा होगा पक्का, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म ही एक ऐसा फॉर्म है जो कि इसको इनडिटर्मिनेट कर सकता है। पिछली बार इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट था, इस बार 0 इंटू इन्फिनिटी है भाई। 1/0 भी एक्चुअली 0 इंटू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी इनफैक्ट इन्फिनिटी इंटू 0 ही है कि नहीं है। तो अगर हमें ये मालूम चल जाए कि हम लिमिट को जो ब्रेक करना चाहते हैं उसमें से कोई एक ऐसी लिमिट है जो कि फाइनाइट क्वांटिटी है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, क्योंकि 0 से अगर होगा तब भी इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट हो सकती थी 0 इंटू इन्फिनिटी के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, लेकिन अगर हमें ऐसा पता चल जाए कि 0 इंटू इन्फिनिटी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए जो कि ना तो 0 हो ना तो इन्फिनिटी हो, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट होने के चांसेस खत्म हो गए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट होने के चांसेस खत्म हो गए। दैट मींस स्प्लिटिंग पॉसिबल होगी। तो जैसे पिछली बार हमने कहा था कि दिस कैन बी रिटन इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx इज सम फाइनाइट क्वांटिटी। इस बार भी हम वही लिखेंगे, इज सम वन ऑफ दीज इज फाइनाइट, ठीक है, लेकिन नॉन जीरो फाइनाइट, क्योंकि जीरो से भी दिक्कत है ना हमें। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि वन ऑफ दीज टू, ठीक है, वन ऑफ these limits, one of these two limits should be non-zero
शुड बी नॉन जीरो फाइनाइट। कैसे क्वांटिटी हो जाएगी ये? नॉन जीरो फाइनाइट रहेगी। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ठीक है, कंपोजिट की बात करते हैं एफ ऑफ जी एक्स, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी एक्स, तो दिस कैन बी रिटन एज एफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। कब लिखा जा सकता है ये? एफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, लिमिट हमने अंदर भेज दिया। कब कर सकते हैं ऐसा? जबकि आपको पता हो, अब ये कंटिन्यूटी से रिलेटेड होता है, ये तभी लिखा जा सकता है जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स की जो वैल्यू आती है उस वैल्यू के नेबरहुड में, मान लो कि ये आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स जो है ये लेम्डा आता है, और अगर लेम्डा के नेबरहुड में एफ आपका कंटिन्यूअस है तो आप ऐसा लिख सकते हो। आप ऐसा कब लिख सकते हो? जब ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स है उसकी जो वैल्यू आ रही है उसके नेबरहुड में एफ अगर कंटिन्यूअस है तो फिर हम इस तरीके का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन पॉइंट्स हो गए जो कि आपका अलजेब्रा में यूज होते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ स्प्लिटिंग पे ही बेस्ड एक आध एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास जैसे 5 चीजें हैं, इनमें अलग अलग तरीके से हम देखेंगे कि कहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लॉजिक क्या रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है और इसको आपने लिखना चाहा कि 2 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स बाई जी एक्स, तो जरा सोचो कि आप लिख सकते हो क्या? तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, अगर इसको मैं एक फंक्शन मानूं और दूसरे फंक्शन को एफ एक्स बाई जी एक्स मानूं, तो हमें पता है कि अगर ये फर्स्ट वाला केस टाइप का स्प्लिटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट केस टाइप का, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि अगर हम कुछ ऐसा स्प्लिट करना चाहते हैं जिसमें हमें पता चल जाए कि भाई कोई एक वैल्यू कम से कम कोई एक वैल्यू कम से कम फाइनाइट है, ठीक है, तो हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज है जो कि फाइनाइट लिमिट देगी, तो उसका लिमिट आपने अलग कर दिया और बाकी टर्म को अलग कर दिया। तो ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज फॉलोइंग फर्स्ट वन, है ना। सेकेंड वाले में देखो, अब इसमें कोई कहे कि आप 2 इंटू एफ एक्स, 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स बाई जी एक्स लिख सकते हो क्या? ठीक है, तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है। प्रोडक्ट वाले के लिए क्या चाहिए था? आपको चाहिए था कि आपको पता चल जाए कि कोई एक जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो कैसी है, नॉन जीरो फाइनाइट है। अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये अलग किया, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स बाई जी एक्स ये अलग किया। 2 इंटू इतना लिखा जा सकता है, और ऑब्वियसली अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना। तो ऐसे ही क्लबिंग यहाँ पे पॉसिबल थी। अब थर्ड वाले में कह दो कि भाई 0 लगा दें, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत क्यों होगा? क्योंकि आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जब बात कर रहे हो, एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए वो मतलब आप एक तरीके से ऐसा ही है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स बाई जी एक्स, ये नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी 0। आपको इस तरीके से लिमिट सेकंड वाले केस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती थी कि आपको पता चल जाए कि कोई एक वैल्यू आपकी नॉन जीरो फाइनाइट है। तो इसके बारे में तो कोई आइडिया है नहीं, और जिसके बारे में आइडिया है वो 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप ऐसी स्प्लिटिंग नहीं करोगे। सो वी कैन नॉट राइट इट डाउन एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू लिमिट एफ एक्स बाई जी एक्स। हो सकता है कैलकुलेशन के बाद आंसर 0 आ जाए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अभी के लिए तो आप इसको 0 नहीं लिख सकते डायरेक्टली स्प्लिट करके। ठीक है, बेसिकली स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक, फोर्थ वाले केस में देखिए, फोर्थ वाले केस में मान लीजिए आपने ऐसा कुछ सोचा कि दिस थिंग इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2 प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स, ऐसा। तो ये नहीं लिख सकते। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि लिमिट थोड़े पोर्शन पे अप्लाई होगी, ऐसा थोड़ी ना होगा मेरा मर्जी आया मैंने यहाँ पे लिमिट रख दी बाकियों में लिमिट नहीं रखी। अगर रखेंगे तो भाई सब में रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब कोई ऐसा भी सोच सकता है कि नहीं, हमने तो फंक्शन लिया था, हमने सोचा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई जी एक्स को एक साथ ले लें और एफ एक्स बाई जी एक्स को एक साथ ले लें, ठीक है। तो अब यहाँ दिक्कत है, लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 1
बाई जी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब आप स्प्लिट करने अगर जा रहे हो तो आपको नहीं मालूम कि भाई ये 2/g प्लस एफ बाई जी ही लिख रहे हो ना, आपको नहीं मालूम कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/gx इनफाइनाइट होगा या नहीं होगा। अगर वो इनफाइनाइट हो गया तो इसका मतलब दूसरा भी इनफाइनाइट होकर के हो सकता है इंडिटरमिनेंसी क्रिएट कर दे। तो आपको पता नहीं है कि 2/g या फिर f/g ये फाइनाइट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो इनफाइनाइट हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम स्प्लिट तो तभी कर सकते थे जब हमें पता हो कि कोई एक कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ये फाइनाइट नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए हम स्प्लिट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेम तरीके का लॉजिक आप यहां पे भी दे सकते हो कि अगर आप ऐसा लिखना चाहो कि 2f प्लस जी बाई एच, तो वहां पे भी वही सेम दिक्कत है। तो ये हमारा स्प्लिटिंग का सेक्शन रहा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं हम कि मेथड्स टू रिमूव इनडिटरमिनेंसी। एक और प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए कि अगर आप कभी भी स्प्लिट कर देते हो ना लिमिट्स को, चाहे फर्स्ट वाले मतलब एडिशन पे आपने लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स लगा दिया, या फिर प्रोडक्ट वाले में आपने लिमिट एफ इंटू लिमिट जी लगा दिया, तो ऐसे केसेस में आप कोई एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एक बार स्प्लिटिंग हो गई तो अब फिर उस लिमिट मतलब लिमिट एफ की जो वैल्यू आएगी ना और लिमिट जी की जो वैल्यू आएगी वही क्लब होंगी। ऐसा नहीं कभी होगा कि हमने f को पहले स्प्लिट, f और g पहले हमने फंक्शन को f इंटू जी में स्प्लिट कर दिया, फिर थोड़ा सा प्रोसेस किया, फिर हमने दोनों को आपस में मर्ज कर दिया, दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमेशा ऐसा करना है कि एक बार आपने स्प्लिटिंग कर दी तो फिर आप फाइनल रिजल्ट्स को ही क्लब कर सकते हैं। लिमिट की जो वैल्यू आ गई लेमडा 1 इधर से आई लेमडा 2, उन्हीं दोनों का आप प्रोडक्ट लोगे, उन्हीं दोनों का एडिशन करोगे। ऐसा नहीं करोगे कभी कि आपने थोड़ा सा 2-4 स्टेप इसको सिंप्लीफाई किया, 2-4 स्टेप इसको सिंप्लीफाई किया और फिर मर्ज कर दिया। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने पर आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन एग्जाम्पल में भी समझेंगे आगे, लेकिन आपको याद रखना है इस चीज को, वंस सेपरेटेड then their values can be clubbed together, not the expressions। x के टर्म्स में फिर वो क्लब नहीं होंगे, फिर वो सिर्फ उनका 2 और 3 जैसी वैल्यूज ही क्लब होंगी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि 2 स्टेप इसको सिंप्लीफाई किया, 1 स्टेप इसको सिंप्लीफाई किया और दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हम। सबसे इसको देखेंगे आगे अभी। तो सबसे पहले अगर हम मेथड्स टू रिमूव इनडिटरमिनेंसी की बात कर रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने अलजेब्रिकल मेथड से, और ये यूज हो पाएगा आपका 0/0 फॉर्म के ऊपर, या फिर इनफाइनाइट बाई 0/0 फॉर्म के ऊपर ही कह लीजिए, ठीक है। 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट कह लें, या फिर 0 इंटू इनफाइनाइट कह लें, ठीक है। तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट तो नहीं, बट इसके और इसके लिए दोनों 0 इंटू इन्फिनिटी के लिए, इन दोनों के लिए आपका आगे जो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं वो यूजफुल होगा। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन यूज करते हो आप, फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन। तो आप क्या करिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स मान लीजिए है, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, उसी क्वेश्चन की तरीके से आप समझिए इसको कि जब आप x को a की तरफ टेंड कराओगे तो fx और gx में आप देख लो कि क्या कोई ऐसा फैक्टर है, मतलब x माइनस a जैसा कोई फैक्टर है क्या, बिकॉज ऑफ विच आपका fx और gx दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से fx और gx दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं? अगर कोई ऐसा फैक्टर है जिससे कि fx और gx दोनों जीरो की तरफ जा रहा है तो उस फैक्टर को आप फैक्टराइज करके अलग करो और आपस में उनको कैंसिल आउट करके वैल्यू रख लो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx और बाई gx अगर दिया गया है तो आप fx का फैक्टराइजेशन करिए, gx का फैक्टराइजेशन करिए और देखिए कि क्या कोई ऐसा कॉमन कॉज है जिसकी वजह से fx और gx दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं। उस रीजन को आप कैंसिल आउट कर दीजिए और बाकी जगहों पे फिर आप वैल्यू रख करके प्रोसीड कर लेते हो, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे जिनमें आपको देख करके पता चलेगा कि भाई यहाँ पे तो हमें रैशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन करिए, रैशनलाइजेशन करने के बाद का जो स्टेप है वहां पे फिर फैक्टराइजेशन आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। तो आपने पहले रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद आपके पास हो सकता है कि थोड़ी बड़ी बड़ी सी टर्म्स बन गई, ठीक है।
अंडर रूट वगैरह, क्यूब रूट वगैरह, इनसे तो फ्री हो गए रैशनलाइज करके, बट और भी बड़ी टर्म्स बन गई हैं, कुछ बड़े से एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। तो आप देखिए कि क्या उसका ऐसा कोई फैक्टर है जिससे ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स आपकी जीरो की तरफ जा रही हैं। अगर ऐसा है तो उनसे आप पहले कैंसिलेशन वगैरह कर लीजिए, और कैंसिलेशन करके आप फिर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो लिमिट की। ठीक है, तो ये मेनली रहता है हमारा फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन का मेथड जो है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेथड्स तो आपने बहुत सारे कर रखे हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि ये तो फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन वाली चीज़ यूज़ करी हमने 0/0 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के लिए। यही चीज़ आपकी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के लिए भी यूज़ हो सकती है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में भी ये वाला जो फॉर्मेट है इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इन्फिनिट, अब आप कहोगे कि भाई यहाँ तो डिवीजन में था तो हम फैक्टर खोज के काट लेते थे ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ी ना काटेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्या समझ में आना चाहिए कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाले केसेस में मैक्सिमम टाइम्स ऐसा हो रहा होगा कि दोनों को आप क्लब करो। दोनों को क्लब करने का मतलब आप एलसीएम वगैरह लो, हो सकता है ना। एक बाकी समय तो आप ऐसे ही रिजल्ट बता पाओगे, लेकिन जो प्रोसेस करने वाली चीज़ें होती हैं उनमें हमें एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये ऐसे रखनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ टाइम्स ऐसा हो रहा होगा कि हम इन दोनों का जो भी f माइनस जी लिखा हुआ है उनका एलसीएम ले करके और उसको कुछ 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और फिर प्रोसीड करें। ठीक है, तो उस तरीके से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का भी आप डिस्कशन करोगे। ठीक है, अच्छा, इसके बीच में हमें ये भी याद आया कि हमें इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट इसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को जब आप क्लब करें तो 0/0 भी बन सकता है, और इसके अलावा वो मतलब एलसीएम वगैरह लेने के बाद इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म भी बना सकता है। ठीक है, तो अगर ये फॉर्म आपके पास है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपके पास जो सबसे हैवी टर्म है, सबसे हैवी का मतलब हो गया जो सबसे बड़ी टर्म है। ठीक है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग टर्म है जो, ठीक है, कंसेप्ट होता है अपने पास डोमिनेटिंग टर्म। डोमिनेटिंग टर्म का मतलब क्या है कि आप जैसे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बात कर रहे हो तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में कौन सा डोमिनेट करेगा? ऑब्वियसली एक्स क्यूब करेगा। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू माइनस मतलब मैग्नीट्यूड वाइज जो चीज सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से वैल्यू रखती हो वही मतलब हाँ मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा जो एक तरीके से हैवी वैल्यू है उसी को हम कह देते हैं डोमिनेटिंग टर्म। अगर मान लीजिए कहीं पे आपका x की पावर 500 है ना, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं, और लिखा हुआ है आपका 1.1 रेज टू पावर x। ठीक है, x रेज टू पावर 500 दिया हुआ है, और मान लीजिए दिया हुआ है 1.1 की पावर में x टेंड्स टू इन्फिनिटी। कौन सा बड़ा होता है? ये वाला बड़ा होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल आपका सबसे ऊपर आता है x रेज टू पावर इन्फिनिटी पे, है ना। माइनस इन्फिनिटी पे मत चले जाना, माइनस इन्फिनिटी पे फिर ये मैग्नीट्यूड वाइज तो इसी का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, ये वाला जो है वो तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई है ना। ठीक है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जब हम बात करेंगे तो आपका एक्सपोनेंशियल सबसे बड़ा होगा, पॉलिनोमियल उससे नीचे होगा, और सबसे नीचे क्या होता है अपना लॉग और भी छोटा होगा। तो ये चीज़ का हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कहीं पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर्स है, ठीक है, वो डोमिनेट कर सकती हैं, है ना। अगर यही x टेंड्स टू 0 रहे तो फिर x टेंड्स टू 0 के केस में जो आपके पास लोएस्ट पावर्स होती हैं x की वो डोमिनेट करेंगी, है ना। और इनफाइनाइट पे हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ऊपर होता है एक्सपोनेंशियल, उससे नीचे का डोमिनेटिंग पार्ट है अपना पॉलिनोमियल्स का, और सबसे नीचे का डोमिनेटिव पार्ट है अपना लॉग का, है ना। तो ये चीज़ का अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में क्या करते हैं हम, जो ये सबसे हैवी टर्म है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज जो सबसे हैवी या फिर डोमिनेटिंग टर्म है, उस डोमिनेटिंग टर्म से आप पूरे एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को आप डिवाइड कर लो। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को आप डिवाइड कर लो, और डिवाइड करने के बाद जितनी चीज़ें जीरो की तरफ जा रही हैं उनको जीरो की तरफ जाने दिया, और बाकियों को हमने क्लब करके वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो अपन देखते हैं एक दो क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस पे जाने के पहले एक और देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ऐसा कुछ लिखा गया है a0x की पावर m प्लस a1x की पावर m-1, है ना, प्लस a2x की पावर m-2, और अप टू मान लीजिए आपको दिया गया
x की पावर 0, है ना। नीचे आपने मान लीजिए दे दिया b0 x की पावर n प्लस b1 x की पावर n माइनस 1 प्लस b2 x की पावर n माइनस 2, और ऐसे करते हुए आपने चले गए bn तक, ठीक। तो अब इसका रिजल्ट आप डायरेक्टली कैसे लिखोगे, तो आप समझ लो, पहले आप क्या देखने जाओगे कि x की पावर m और x की पावर n, ठीक है, यहाँ पे ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर से ही दिख रही है, तो दोनों में हाईएस्ट कौन है, ठीक है। तो पहले आपने कहा कि मान लिया मैंने कि आपका m n से बड़ा है, ठीक है। अगर आपका m n से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमिनेट कौन कर गया, न्यूमरेटर डोमिनेट कर गया, डिनोमिनेटर आपका कम रह गया। जैसे ऐसा कुछ है कि ऊपर x4 है, नीचे x³ तक ही थी बात, तो आप क्या, आपको क्या करना है, उस हाईएस्ट टर्म्स, आप क्या कहते थे कि हाईएस्ट टर्म से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, तो x की पावर 4 से आप क्या करोगे, ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई हाईएस्ट पावर इन केस ऑफ इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, या फिर डिवाइड बाई मोस्ट डोमिनेटिंग टर्म, ठीक है। तो x की पावर 4 आपका मोस्ट डोमिनेटिंग है, उससे आप ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, तो ऊपर नीचे आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा, a0 प्लस a1 डिवाइडेड बाई x, a2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर और समथिंग, है ना। तो क्या आ जाएगा, x की पावर m से अगर आप डिवाइड करते हो तो a0 प्लस a1 अपॉन x प्लस a2 अपॉन x स्क्वायर, है ना, और अप टू am अपॉन x की पावर m, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, b0 x की पावर में n माइनस m प्लस b1 x की पावर में n माइनस m माइनस 1, और इस तरीके की टर्म होगी। तो अगर आपका x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब तो क्या बन गए, 0 बन गए, है ना। यहाँ पे भी आपको ध्यान रहे आपका m n से बड़ा था तो n माइनस m आपका कैसा है, नेगेटिव है। ये सारे पावर्स x के जो लिखे हुए हैं नेगेटिव लिखे हुए हैं, तो इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव रहेगी तो वो 0 को ही जाएगा, तो डिनोमिनेटर आपका 0 को जाएगा, न्यूमरेटर आपका a0 को जाएगा, तो रेशियो कितना बनेगा आपका, इनफाइनाइट, ठीक है। तो m ग्रेटर देन n के लिए आपके पास आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। और अगर m आप लेस देन n लेते हो, m आप लेस देन n लेते हो, तो ऐसे केस में कितना आ जाएगा, ठीक है, एक तरीके से इसके रेसिप्रोकल जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी, इनफाइनाइट आ रही थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अगर आप m को n के बराबर ले लेते हो, ठीक है, m को n के बराबर ले लेते हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपका n माइनस m भी 0 हो जाएगा, मतलब a0 ऊपर से और नीचे से b0 आपका कांस्टेंट बचेगा, भाई x की पावर 0 हो गया ना, तो a0 अपॉन b0, बाकी सब 0 की तरफ जाएंगे, ये भी सब 0 की तरफ जाएंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू n के लिए a0 बाई b0। तो लीडिंग कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका m ग्रेटर देन n है तो ऐसे केस में आपका इनफाइनाइट होगा, m लेस देन n है तो 0 होगा। तो कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आगे कोफिशिएंट्स टाइप से भी मिलेंगे कि कोफिशिएंट फाइंड आउट करो इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज सम फाइनाइट वैल्यू। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि वो फाइनाइट वैल्यू क्या आएगी, सीधा सीधा लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अप जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें आप देखते जाओ कि डोमिनेटिंग टर्म कौन सा है। एक तरीके से आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो डोमिनेटिंग टर्म है उनको छोड़ करके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो डोमिनेटिंग टर्म है उनको छोड़ करके हमने बाकी सब कुछ नेग्लेक्ट कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वाले में भी बाकी सब 0 की तरफ ही जा रहे थे, ठीक है। तो जो दोनों में डोमिनेटिंग टर्म्स है उनको केवल हमने ध्यान दिया, न्यूमरेटर का डोमिनेटिंग टर्म अलग, डिनोमिनेटर का डोमिनेटिंग टर्म अलग, और उसके बाद हमने रिजल्ट पे कमेंट किया, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर आप देखो तो इसके न्यूमरेटर में सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन होगा, ln x तो log है, कोई फायदा नहीं, उससे बड़ा तो यही है, और उससे भी बड़े हैं ये दोनों एक्सपोनेंशियल। अब दोनों एक्सपोनेंशियल में से कौन सा डोमिनेट करेगा, तो अगर आप देखें तो ये वाला डोमिनेट करेगा। क्यों, क्योंकि दिस इज बेसिकली 2 रेज टू पावर 2x प्लस 3 ना, दैट मींस कि इट कैन बी रिटन एज 8 into 4 रेज टू पावर x। तो भाई ये 3 रेज टू पावर x है, ये 4 रेज टू पावर x है, डोमिनेट कौन करेगा, 4 रेज टू पावर x डोमिनेट करेगा। तो ऑब्वियसली आपका जो न्यूमरेटर है उसमें आप बाकी सबको हटा के अगर 8 into 4 रेज टू पावर x लिख दें तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि डोमिनेट आपका यही कर रहा था। डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में आपका इससे ये तो सबसे छोटा है, बाकी सभी आपके क्या है, एक्सपोनेंशियल्स है, तो एक्सपोनेंशियल्स आपके डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये 4 की पावर x बाई 4, ठीक है। भाई ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ पे 2x था तो 2x के लिए मतलब 2 की पावर 2x था तो ये सोच लो कि 2 तो छोटा है, नहीं भाई, पावर दोनों की अलग अलग है ना। अब जब पावर दोनों की अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में सेम हो गए तो कंपेयर करो, और कंपेयर अगर करोगे तो ऑब्वियसली आपका सबसे बड़ी वैल्यू कौन देगा, 4 की पावर x, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ से आएगी 4 रेज टू पावर x बाई 4 से, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 32।
सेम तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो x और 4 अपनी पोजीशंस पहले में इंटरचेंज कर देंगे, सो दिस इज नॉट एक्सपोनेंशियल। पहली चीज ये क्लिक करनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल नहीं है, दिस इज बेसिकली x की पावर 6, ठीक, प्लस x की पावर 7 प्लस ln x की पावर 13, है ना, और डिनोमिनेटर में आपके पास है x क्यूब प्लस 6x की पावर 7 प्लस 7 रेज टू पावर 3 माइनस x प्लस पॉइंट। अच्छा चलो ठीक है, सीधा सीधा लिखते हैं कि इसमें डोमिनेट कौन करेगा, इसमें डोमिनेट करेगा कौन, तो ये एक्सपोनेंशियल तो है लेकिन 0.8 की पावर इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा ना, तो इसके डोमिनेट करने का तो सवाल ही नहीं है। ये भी 0 की तरफ जाएगा, 7 की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसके भी डोमिनेट करने का सवाल नहीं है। तो बाकी क्या बचा भाई, ये दोनों तो 0 की तरफ जा रहे थे, तो यही दोनों पॉलिनोमियल्स में से हमें चूज करना पड़ेगा, और दोनों पॉलिनोमियल्स में फिर कौन सा डोमिनेट करेगा, 6x की पावर 7, तो 6x की पावर 7 आपने यहाँ पे लिख दिया। न्यूमरेटर में देखें तो यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा, ln x तो नहीं करेगा, x की पावर 6 और 7 में कंपेयर करें तो 7 डोमिनेट करेगा, आपके पास x की पावर 7 वहां इफेक्टिवली है, और नीचे है आपके पास 6x की पावर 7, तो ऑब्वियसली आंसर आपका सीधा 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो sin x ऑब्वियसली आपका x टेंडिंग टू इन्फिनिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो sin x आपका x के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत छोटा क्वांटिटी है, नेग्लिजिबल है एक तरीके से, तो डोमिनेट कौन करेगा, x करेगा ऊपर नीचे, तो आंसर कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब इस तरीके के डोमिनेटिंग टर्म का कंसेप्ट वगैरह हम यूज नहीं कर सकते अगर आपके पास इफेक्टिवली दोनों साइड डिग्री सेम हो। जैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 5, ठीक, यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, और दूसरा दे दिया गया मान लीजिए x क्यूब प्लस 4x छोटा सा रेज टू पावर 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा, कुछ भी नहीं बता सकते। अगर यहाँ पे आपका ये 1/2 होता तो आप कह देते कि भाई यही डोमिनेट करेगा, है ना, x क्यूब प्लस 4x की पावर 1/2 ये ज्यादा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इफेक्टिवली इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री तब क्या होती, 3/2 होती। लेकिन अभी क्या हो रहा है, दोनों की इफेक्टिव डिग्रीज सेम है, तो जब इफेक्टिव डिग्री सेम हो तो फिर आप डोमिनेंट टर्म के कंसेप्ट को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर डिग्रीज आपकी दोनों साइड सेम है तो फिर आप डोमिनेंट टर्म को नहीं यूज कर सकते। फिर आप क्या करोगे, फिर आप कोई अल्जेब्रिकल मेथड ट्राई करो, फैक्टराइज करो, रैशनलाइज करो, क्लब करो, ठीक है। और इस केस में बात करें तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, एक्सपेंड करो, ठीक है। आपको इस केस में क्या करना चाहिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाता है आपका यूज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये भी आपका एक मेथड है, ठीक है। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास कैसा लिखा हो, 1 प्लस एक्स की पावर n वेयर x शुड टेंड टू 0, मतलब एक 1 होना चाहिए, साथ में लिखी हुई क्वांटिटी आपकी 0 की तरफ टेंड करनी चाहिए, और फिर पावर में जो भी रहेगा हम एनी इंडेक्स वाला बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। कि फ्रैक्शनल पावर्स वगैरह है ना, तो ये तो आप NC0 NC1 से तो नहीं निकालोगे, यहाँ पे आप एनी इंडेक्स वाला यूज करोगे। 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है, अब कैसा भी आ सकता है, मैंने ऐसे रैंडमली एक क्वेश्चन लिया है, मैं मेथड बस आपको दिखा रहा हूँ। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ से देखें तो आपके पास मॉड ऑफ, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी पे बात की जा रही है, बाहर निकलेगा, अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा मॉड एक्स बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। लेकिन चूंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी पे बात की जा रही है इसलिए हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि दिस इज योर एक्स ओनली, ठीक है, मॉड एक्स आपका बेसिकली एक्स हो गया। लेकिन अगर यही माइनस इन्फिनिटी होता तो आप मॉड एक्स लिखते, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, यहां से भी मिस्टेक होती है, ठीक है, कि मॉड एक्स अपन भूल जाते हैं, ठीक है, मॉड एक्स जो है अपन भूल जाते हैं, और फिर क्या होता है कि हर जगह एक्स लिख दिया जबकि वो माइनस एक्स था, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। कई बार बताया गया होगा कि आपका अंडर, मतलब एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मॉड एक्स होता है, एक्स नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका x हम लिख पाएंगे क्योंकि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी रहता तो हमें माइनस एक्स लिखना पड़ता, और फिर बचेगा क्या, 1 प्लस 2/x प्लस 5/x स्क्वायर की पावर में हाफ, माइनस इसमें से क्या आएगा, x क्यूब की पावर 1/3 आप कॉमन लोगे, x आएगा 1 प्लस 4/x स्क्वायर रेज टू पावर 1/3, ये हो जाएगा। अब इसमें अब देखें आप, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x आपका गया कॉमन, है ना,
और बाकी आपके पास कुछ चीजें बची हुई हैं, तो अब इनका एक्सपेंशन आपको करना चाहिए। तो 1 प्लस 2/x प्लस 5/x स्क्वायर 1 आ चुका है, और साथ में जो चीज लिखी है वो 0 को टेंड करती है, तो इसलिए अब बाइनोमियल इस पे लगाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अब इसको आपने लगाया, क्या आएगा 1 प्लस nx, और कहां तक लगाएंगे, क्योंकि उसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, कितनी लगा दें हम, तो अपने को वहां तक इसको एक्सपेंड करना चाहिए, या कोई भी एक्सपेंशन, आगे आप बाकी भी एक्सपेंशंस देखोगे ही उसका यूज, तो उसमें भी आप क्या करते हो हमेशा, कि आपको हमेशा एक्सपेंशन वहीं तक करना चाहिए टिल वी गेट फर्स्ट नॉन कैंसिल्ड टर्म, टिल वी गेट फर्स्ट नॉन कैंसिल्ड टर्म। नॉन कैंसिल्ड ऊपर नीचे वाला नॉन कैंसिल्ड नहीं, कि ऊपर कुछ था x क्यूब था, नीचे x स्क्वायर था, हाँ कट गया बच गया कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। अपन देखेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहली नॉन कैंसिल टर्म कौन सी मिल रही है, वहां तक आप एक्सपेंड करोगे। तो यहाँ पे देखो आप 1 प्लस 1/x, मतलब ये पूरा आपका x हो गया ना एक तरीके से, 1 प्लस x की पावर में n, तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस nx, तो nx का मतलब क्या हुआ, है ना, ये आपका nx हो गया। ठीक है, अब आपको यहीं पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि इसको कैंसिल करने वाला कोई है नहीं, यहाँ पे फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म आपकी मिल चुकी है। अच्छा, एक और चीज रहती है, इसमें भी मिस्टेक होती है, कि अपन क्या करते हैं ना, कि हमें पता चल गया भाई 1/x आपका कैंसिल नहीं होगा, तो अपन अगला वाला लिखते ही नहीं है। ठीक है, वहां पे भी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आपको जितनी टर्म्स पॉसिबल हो वो लिखनी चाहिए कम से कम। अपन एक और एग्जाम्पल के थ्रू उस केस को भी समझेंगे। तो यहाँ पे आपका अभी तो केवल बाइनोमियल का यूज कैसा होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो 1 प्लस 1/x प्लस 5/2x स्क्वायर, यहीं पे आपका काम हो गया, क्योंकि आपको नॉन कैंसिल टर्म मिल गई, बिकॉज अदर टर्म विल गिव 4/3x स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी पहली नॉन कैंसिल टर्म इफेक्टिवली 1/x आ गई है ना, क्योंकि उसके बाद की टर्म्स को आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए भाई x स्क्वायर, तो 1/x अगर हम देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए x इंटू अभी तक का जितना टर्म है 1/x, बस इतना ही। बाकी का तो क्या होना है, 0 की तरफ ही टेंड करने वाले हैं ना, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, सॉरी x इंटू 1/x होगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। बाकी तो क्या करते हैं, x इंटू समथिंग बाई x स्क्वायर लिखते हैं, तो उसका मतलब वो सब तो क्या होते हैं, 0 की तरफ टेंड होते हैं, तो उसको लिखने का कोई खास मीनिंग बन नहीं रहा था। तो यहाँ पे आंसर आपका 1 हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है आपका एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ध्यान रहे, √x स्क्वायर प्लस x प्लस समथिंग रेज़ टू पावर 1/3। अब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ये ध्यान रहे, क्योंकि ये देगा आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये देगा आपका निगेटिव इन्फिनिटी, बिकॉज हियर इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। अब इस केस में आप क्या लिखोगे, आप बाहर निकालोगे -x, और मॉड x निकलेगा मतलब -x, यहाँ पे क्या आएगा 1/x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस x इंटू 1 प्लस 6/x प्लस 1/x क्यूब, है ना, हाँ, रेज़ टू पावर 1/3 एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो दिस इज कमिंग आउट एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, x आपका गया कॉमन, आपके पास बचा क्या क्या है 1 प्लस 6/x प्लस 1/x क्यूब रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 1/x रेज़ टू पावर हाफ, है ना, ऐसा कुछ है। तो x यहाँ पे आ गया। अब ये 1 प्लस ये समथिंग टेंडिंग टू 0 था, रेज़ टू पावर 1/3 किया, तो अपन ऐसा नहीं करेंगे कि 2/x पे ही रुक जाए, नहीं, अपन पूरा टर्म लिखना चाहिए हमें, है ना। तो ये देखिए क्या आ जाएगा 1 प्लस 2/x प्लस 1/3x क्यूब माइनस 1 माइनस 1/2x। ठीक है, आपको पहली नॉन हाँ ऐसा ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है, तो आपको पहली नॉन कैंसिल टर्म यहाँ पे मिल गई 2/x माइनस 1/2x पे, तो हम वहां पे रुक गए। अगर वो टर्म कैंसिल हो गई होती तो पहली नॉन कैंसिल टर्म आप इसको केवल नहीं कंसीडर करते, आप ये भी ध्यान देना पड़ता कि हो सकता है इसके बाद वाली जो टर्म बनेगी एक x क्यूब वाली, है ना, x स्क्वायर वाली, उनको भी आपको फोकस करना पड़ता, क्योंकि एक तरीके से ऐसा कर रहे हो आप कह रहे हो कि मतलब यहाँ पे तो आपकी कहानी कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पे आपका 3/2x आ गया और सीधा आंसर हो गया 3/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि मान लीजिए ये दोनों भी कट गए, ठीक है, तो आप सीधा x क्यूब पे जंप नहीं कर जाते कि x क्यूब हमारा डोमिनेट करेगा, नहीं, हमें आगे का भाई इसका मतलब क्या है कि x की पावर आप मान के चल रहे हो कि 1/x क्यूब सबसे डोमिनेटिंग टर्म है,
लेकिन हो सकता है 1/x² बीच में यहाँ पे प्रेजेंट हो। अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो उसको नेग्लेक्ट कैसे अभी कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, वो तो और ज्यादा डोमिनेंट होगा। तो इसलिए हमें एक्सपेंशन करते टाइम पे ये चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपने जैसे मान लीजिए 1/3x³ यहाँ दिखा, तो वहीं पे रुक नहीं जाना है, यहाँ पे भी देखो हो सकता है यहाँ पे 1/x² ही मिल जाए तुम्हें, ठीक है, तो x² आपका डोमिनेट करेगा, x³ से आपका मतलब ही नहीं रह जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि यहां से कुछ x³ है भाई, इसके एक्सपेंशन में भी तो x³ निकलेगा, है ना, तो वो x³ दोनों को क्लब करना चाहिए पहले हमें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि x³ की एक टर्म हाँ ये डोमिनेंट है, दूसरी टर्म नेग्लेक्ट है, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमें हमेशा इस चीजों का ख्याल रखना चाहिए जब हम एक्सपेंशन का यूज कर रहे हो तो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड लिमिट इसी के बेसिस पे आप निकालते हो, वो क्या रहती थी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a एंड इट कम्स आउट एज n इंटू a⁻n माइनस 1, ठीक है। ये एक आप स्टैंडर्ड लिमिट जो बाइनोमियल से ही निकल करके आती थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है। इसका प्रूफ आपने देख ही रखा होगा पहले भी, वहां से आप एक बार देख लेना, ठीक है। हमें तो डायरेक्टली इस वैल्यू को ही यूज करना पड़ता है। तो एक्सपेंशन के टाइम पे आपको टिल वी गेट फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भाई एक से ज्यादा जब यहाँ पे चीजें हो, है ना, यहाँ पे एक से ज्यादा है, यहाँ पे एक से ज्यादा है, मान लीजिए, ठीक है, आप 1 के साथ जो चीजें लिख रहे हो वो एक से ज्यादा है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास जो टर्म्स आएंगी उनमें आप जिस टर्म को मतलब डोमिनेंट कंसीडर कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि कुछ और टर्म उसी पावर की कहीं और बन जाए, ठीक है, या फिर कोई और पावर उससे छोटी बन जाए जो अभी तक आपने नहीं लिखी है, दूसरे वाले के एक्सपेंशन में आपको मिल जाती, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस में।